जय हिंद सभी को। पिछली क्लास में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक वर्गीकरण को देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि उच्चावच की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक संरचनाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहली थी मध्य उच्च प्रदेश। जो नर्मदा नदी के उत्तर वाला भाग है उसे कहा गया मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है। वैसे भी मध्य प्रदेश का एक प्राचीन कालीन नाम क्या था? रेवोत्तर। रेवोत्तर रेवा नदी अर्थात नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था रेवा। ठीक है। तो रेवा के उत्तर में आप देखेंगे नर्मदा सोन घाटी के उत्तर वाला क्षेत्र वो कहलाएगा मध्य उच्च प्रदेश, और उसका दक्षिण वाला क्षेत्र सतपुड़ा प्रदेश, और पूर्व में पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो 3 तरह का वर्गीकरण हमने देखा था। उसी में देखा था कि जो मध्य उच्च प्रदेश है उसी को 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया था। पुनः विभाजित किया गया था 5 उप प्रदेशों में। किसको? मध्य उच्च प्रदेश को। मध्य उच्च प्रदेश को जो 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी, इन 5 उप प्रदेशों में भौतिक रूप से विभाजित किया गया था। इसलिए जो कुल भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश में वो कितने हैं? 7। ठीक है। यह प्रश्न आ चुका है और पिछली क्लासेस में हमने बता भी दिया था। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य उच्च प्रदेश। जो सबसे पहला वर्गीकरण था उसमें देखेंगे कि जो 5 उप प्रदेश थे तो उनमें सबसे पहला था मध्य भारत का पठार। ठीक है। इसका हम अध्ययन करेंगे और बाकी जो भी हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जिन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे उनको समझिए। सबसे पहले जैसे मध्य भारत का पठार है तो वो कहाँ विस्तृत है, उसका निर्माण कैसे हुआ, किन किन जिलों में उसका विस्तार है, उसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी देख सकते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी विशेषता है, विशेषताओं में हम देखेंगे वहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है, मृदाएं कैसी पाई जाती है। बाकी ये सब चीजें जो जलवायु और मृदा है अलग से जब टॉपिक आएगा मध्य प्रदेश की जलवायु और मध्य प्रदेश की मृदाएं, पूरा एक चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मध्य भारत का पठार किसका उप प्रदेश है? मध्य उच्च प्रदेश का पहला जो उप प्रदेश है मध्य प्रदेश में वो कौन सा है? मध्य भारत का पठार। जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक दृष्टि से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग थे? ए बी सी। स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। ठीक है। जो स्टेट ए था वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें छत्तीसगढ़ और बघेलखंड के कुछ क्षेत्र शामिल थे। ए हम बात कर रहे हैं 1948 की लगभग की। ठीक है। तो स्टेट ए में कौन से थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी जो राजधानी थी वो थी नागपुर। ठीक है। जो स्टेट बी था उसमें था मध्य भारत, उसका नाम था मध्य भारत। तो मध्य भारत अंग्रेजों के समय से ही इस वाले क्षेत्र को मध्य भारत के रूप में जाना जाता था। ठीक है। और जो तीसरा था वो था विंध्य प्रदेश, जिसमें विंध्याचल की जो रियासतें थी उनको शामिल किया गया था स्टेट सी में, और इसी में भोपाल राज्य भी शामिल था। ठीक है। तो मध्य भारत था स्टेट बी के अंतर्गत, जिसकी राजधानी थी ग्वालियर और इंदौर। इसकी 2 राजधानी थी। इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी थी इसकी ग्वालियर। ठीक है। जो सिंधिया रियासत, होलकर रियासत और मालवा रियासत, मालवा संघ या जिसे मालवा यूनियन भी कहा जाता था, जो मध्य भारत का क्षेत्र था उसे मालवा यूनियन भी कहा जाता था। इसमें होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और मालवा की अनेक रियासतों को, लगभग 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का निर्माण किया गया था। ये कब की बात है? 1948। और यहाँ के मध्य भारत के जो राज प्रमुख नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे जिवाजी राव सिंधिया, और उन्हीं के नाम पर ग्वालियर में यूनिवर्सिटी भी। ठीक है। तो जिवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत ये वाला क्षेत्र, अभी जिले हम बताएंगे। तो मध्य भारत का जो स्टेट बी था, मध्य भारत के क्षेत्र के राज प्रमुख के रूप में जिवाजी राव सिंधिया को नियुक्त किया गया था भारत सरकार की तरफ से। ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, यहाँ की जो विधानसभा थी वो ग्वालियर क्षेत्र में थी। 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ग्वालियर, 6 महीने के लिए इंदौर को एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे वो थे लीलाधर जोशी या लीलाधर सेठ भी कहा जाता है। तो ये है इस वाले क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से। भौगोलिक संरचनाओं में हम देखेंगे कि जो
मध्य भारत का पठार है उसका विस्तार किस किस क्षेत्र में है? आप देखेंगे इसके पूर्व में ये वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, उत्तर में यमुना नदी का मैदान है, तो पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है क्योंकि इसके जो अधिकांश जिले हैं वो राजस्थान की सीमा से अटैच है, उसी से सीमा साझा करते हैं। और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो है मालवा। अर्थात हम बात करें कि मध्य भारत के पठार का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार है, वो कहाँ है? बुंदेलखंड का पठार पूर्व में स्थित है, उत्तर में यमुना नदी का मैदान, पश्चिम में यहाँ पर राजस्थान राज्य, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो है मालवा का पठार। इस तरह से चारों ओर से ये जो भौगोलिक संरचना है घिरी हुई है। अब बात करें कि किन किन जिलों में इनका विस्तार है। ये तो हो गई सीमाएं कि कहां कहां विस्तार है। उसके बाद बात करें कि किन किन जिलों में विस्तृत है, तो आप यहां से देखिए ग्वालियर का कुछ क्षेत्र, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना और नीमच, मंदसौर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले जो जिले हैं पूर्णतः किस में आते हैं? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मध्य भारत के जो पठार है वो किन किन जिलों के अंतर्गत विस्तृत है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच और मंदसौर। याद रखिएगा कि ये वाला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीमच, मंदसौर और ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब बात करें इसके निर्माण की कि इसका निर्माण कैसे हुआ मध्य भारत के पठार का, या हम कहें यहाँ पर चट्टानें कैसी पाई जाती होंगी। पिछली क्लासेस में मैंने चट्टानों के बारे में बताया था कि आधार कार्ड बिगाड़ दो, इस तरह से एक ट्रिक भी बताई थी। तो जो शुरुआती क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं संबंधित रहेंगी अगली सभी क्लासों से। ठीक है, इसलिए उनको पहले पढ़ें, फिर एक सीरीज के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से इनको पढ़ें। यही मेरा सुझाव है, क्योंकि बीच से पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, और जिस चीज का मतलब ना निकले उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई मतलब तो निकले पढ़ने का। चीजें सरलतम तरीके से याद रखनी चाहिए। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे एक स्टोरी के माध्यम से कि पहले ऐसा हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, तो वो चीज हमेशा याद रहेगी। और ये मैं शुरुआत से ही आपको बताता रहा हूं, बाकी नहीं मानते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखेंगे मध्य भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ। मैंने कहा था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं और यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और ग्वालियर वाले क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जो नदियां रहती हैं वो इन वाले क्षेत्रों में अपरदन करती हैं। किन किन चट्टानों का? आर्कियन और विंध्यन क्रम की चट्टानों का। तो आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपरदन से, निक्षेपण से जो चट्टानें निर्मित हुई, जो क्षेत्र निर्मित हुआ, उसे कहा गया मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो इनका निर्माण हो गया, विस्तार हो गया, और किन किन जिलों में विस्तृत है इसके बारे में चर्चा होगी। अब बात करेंगे यहाँ की विशेषताओं की। आपने सुना होगा कि यहाँ पर चंबल, प्रमुख रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है। वैसे चंबल नदी निकलती कहां से है? इंदौर की जानापाव पहाड़ी से। इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलते हुए धार, उज्जैन होते हुए रतलाम, नीमच, मंदसौर से चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान का एक जिला है, मंदसौर से चित्तौड़गढ़ जाती है, राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, और फिर कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करेरा, बूंदी, इन जिलों से होते हुए मध्य प्रदेश में पुनः प्रवेश करती है श्योपुर से, श्योपुर, मुरैना और भिंड, और यहां से 3 जिलों में, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में होते हुए आगे चली जाती है यूपी में। यूपी में आगरा में एंटर होती है, और आगरा से फिर इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। अभी वैसे नदी अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें इन नदियों का पुनः उल्लेख आएगा और विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, तो चंबल नदी इस वाले क्षेत्र में मध्य भारत के पठार में प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। इसी कारण से इस वाले क्षेत्र को चंबल का उपाध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है? चंबल का उपाध्य प्रदेश। दूसरी चीज, जो चंबल नदी बहती है यहाँ पर, प्रमुख नदी चंबल ही है, तो चंबल नदी या किसी भी नदी के अपवाह से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के पठार में प्रमुख रूप से कौन सी मृदा का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जो नदी निकलती है चंबल नदी, आप देखेंगे कि यहां से उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है।
जो पानी होता है वो हमेशा ढाल की दिशा में ही बहता है। किस दिशा में बहेगा? जिस तरफ ढाल होगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो जो चंबल नदी है वो भी उत्तर में जाती है, फिर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के पठार का जो ढाल है जिसे बोला जाता है स्लोप, कौन सी दिशा में? उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है, ढलान है, स्लोप है, ठीक है। दो बातें होंगी। तीसरी बात, इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर। जैसे मध्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी थी? 300 मीटर। उसी तरह से जो मध्य भारत का पठार है उसका जो उच्चावच है, यह हम कहें औसत ऊंचाई है, तो वो है 500 मीटर। अब जब चंबल नदी बहती है तो यहां पर भारी मात्रा में अपर्दन होता है। चंबल नदी या कोई अन्य नदियां हैं अपने अपवाह क्षेत्र में अपर्दन करती हैं, तो एक विशेष तरह का अपर्दन करती है जिसे बोला जाता है अवनालिका अपर्दन। क्या बोला जाता है? अवनालिका अपर्दन। यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चंबल नदी द्वारा किया गया अपर्दन क्या कहलाता है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अर्थात नालियों का निर्माण होता है। कैसे? जैसे कोई नदी बह रही है, आपने खेतों में देखा होगा जब सिंचाई वगैरह होती है पाइपलाइन के द्वारा, तो उसमें अनेक तरह के इस तरह से नालिकाएं बन जाती हैं जो पानी बहता है। तो जब पानी तेज स्पीड से बहता है तो तेज स्पीड के कारण कटाव होने लगता है, और कटाव के कारण नालियां टाइप की बन जाती हैं, तो उसे बोला जाता है अवनालिका अपर्दन। और यह इतनी गहरी होती है कि यह अनेक डाकुओं के आश्रय का कार्य करती है। और आपने देखा होगा कि भिंड मुरैना से ऊपर इस वाले क्षेत्र में अनेक विहड़ पाए जाते हैं, डाकुओं के विहड़, जो नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। अर्थात इतनी अधिक गहराई वाली खाई टाइप की बन जाती हैं जहां पर डाकू या चोर वगैरह, डकैत वगैरह उसमें इजीली छिप सकते हैं। तो चंबल घाटी के बीहड़ इसी वाले क्षेत्र में स्थित है। किसमें? मध्य भारत के पठार में। जैसे एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, उसमें भी जो चंबल है उस वाले क्षेत्र को बताया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। तो चंबल घाटी के बीहड़ भी किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य भारत के पठार में। सारी चीजें चंबल नदी से ही कहीं ना कहीं संबंधित है, ठीक है। इसके उपनाम चंबल का उपाद्र प्रदेश बता ही दिया है। दूसरी चीज, इसे सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। हांडी जानते? मतलब बहुत, जहां पर बेसन बोलते हैं, ठीक है। तो सरसों उत्पादन, आपने सुना होगा कि राजस्थान में सरसों का उत्पादन काफी मात्रा में होता है, हरियाणा में भी होता है। तो आप जब कभी भी जाएंगे भिंड मुरैना से ऊपर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर ठंड के समय जो खेत होते हैं पूर्णतः पीले रंग के होते हैं सरसों के फूल के कारण। तो सरसों का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो इसी वाले क्षेत्र में होता है, इसलिए इसे सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। किसे? मध्य भारत के पठार। ये उपनाम भी आ चुका है प्रश्न है कि किस क्षेत्र को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। अभी और भी देखेंगे ऐसे उपनाम, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ की जलवायु की। जलवायु, ताप, दाब, वर्षा किस तरह की पाई जाती है उसके बारे में। जलवायु के अंतर्गत यहाँ तापमान गर्मियों में लगभग औसतन 42 डिग्री, ये लगभग गर्मी का है, और मई माह का, मई में अधिक गर्मी होती, तो औसत जो तापमान है ग्रीष्मकालीन वो है लगभग 42 डिग्री, और ठंडों में 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडों में ठंडी अधिक पड़ती है। इसी कारण से इस वाले क्षेत्र की जो राजधानियां थी वो दो बनाई गई थी, कि जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी ग्वालियर, ठीक है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर। इसीलिए 6-6 महीने के लिए दो राजधानियां बनाई गई थी स्टेट बी के अंतर्गत मध्य भारत के क्षेत्र की, ठीक है। यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब इसको समझिए, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, आप देखेंगे यहां पर बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है और यहां से आती है अरब खाड़ी की शाखा। जब मैप देखेंगे भारत का, ये तो सब भारत, या हम कहें जब भारत के भूगोल में जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। वैसे तो कुछ बेसिक बातें हैं, पहले उनको समझ लें तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, तो यहां से आएंगी मानसूनी पवनें और यहां से भी आएंगी। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा प्रदेश पहले आएगा, वहां पर टकराएंगी कौन सी? ये मानसूनी पवन। तो अधिकांशतः बारिश सतपुड़ा प्रदेश और विंध्य प्रदेश के कारण, विंध्याचल वाले क्षेत्र दोनों पहाड़ी इलाके हैं, तो उन वाले क्षेत्रों के कारण अधिकांश वर्षा यहीं हो जाती है। और जो आगे पहुंचती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और
अरब खाड़ी की शाखा। तो यहाँ आते आते हम कहें, यहाँ आते आते वो शुष्क हो जाती है, अर्थात उनमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जितनी बारिश होती है वो यहीं तो हो जाती है। आपने अभी हम देखेंगे कि जो अत्याधिक बारिश वाला क्षेत्र है वो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है, या हम कहें दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र, बालाघाट वाला क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सतपुड़ा वाले क्षेत्र के पहाड़ियां होने के कारण वहां पर अधिकांशतः पहले ही बारिश हो जाती है। अधिकांश जो नमी रहती है वो यहीं पर गिर जाती है, हम ये कह सकते हैं पानी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ आते आते वो शुष्क हो जाती है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है, और इसीलिए यहाँ पर वर्षात भी कम होती है, और जो औसतन वार्षिक वर्षा है वो है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इन सब चीजों को याद करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, थोड़ी सी बातें कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, तरीके से पढ़ेंगे तो। अब यदि बात करें कि इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि मध्य भारत का पठार था, जो मध्य उत्तर प्रदेश था वो था 82%। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? 3,08,252 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का। इसका लगभग 11% अर्थात 10.7% जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 32,896 वर्ग किलोमीटर। अर्थात मध्य भारत के पठार का जो क्षेत्रीय विस्तार है या क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में, वो कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर का 10.7% निकालेंगे तो वो इतना ही आएगा, 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब बातें थी मध्य भारत के पठार में। जो अगला है वो है मालवा का पठार। हम यहां से प्रारंभ करेंगे और धीमे धीमे नीचे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ आएंगी और समझना चाहिए, क्योंकि आपको सरलतम तरीके से चीजें दी जा रही है। ठीक है, कुछ लोगों के सुझाव आए कि सर इनके नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए, तो नोट्स की क्या आवश्यकता है, सारी चीजें तो लिखी हुई है। आप एक पेन कॉपी रखें साथ में, जब पढ़ें तो इनको नोट डाउन करते चले, और जो कुछ विशेष बातें बताते हैं जो इस पर नहीं लिखी हैं, क्योंकि सारी चीजें इस पर नहीं लिखी जा सकती, तो उनको आप स्वयं से नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मालवा के पठार के बारे में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पर सर्वाधिक विस्तृत है, लगभग 28%। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।